एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टॉपिक आपको 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स में आएगा और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी एडजस्टमेंट्स को वन बाय वन समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ इट्स रीज़न कि एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, हमारी जो कंपनीज होती है ना, वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है, जिसका क्या मतलब होता है कि कंपनी ने अगर कोई एक्सपेंस किया तो उस एक्सपेंस के लिए कंपनी ने खर्चा यानी कि कैश पे किया या नहीं पे किया, लेकिन कंपनी उसे रिकॉर्ड करेगी इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। सिमिलरली, कंपनी ने अगर कोई इनकम अर्न की, उसके लिए भले ही कंपनी को कैश मिला या नहीं मिला, लेकिन कंपनी उस इनकम को रिकॉग्नाइज करेगी इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ कैश को रिकॉर्ड नहीं करती है, कंपनी उस इनकम और उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर में वो अकर हुए हैं। फाइन। तो इस बेसिस पे अब ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अब किन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं होता है? जो ट्रांजैक्शंस मान लीजिए कंपनी ने कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं जो कंपनी ने पे नहीं की, अब उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा, लेकिन हमें तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज भले ही हमने पैसा पे किया या नहीं किया, लेकिन वो खर्चा उस पर्टिकुलर ईयर का है तो हमें उस खर्चे को रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली, ऐसी कोई इनकम हो सकती है जो कंपनी ने अर्न तो कर ली है, लेकिन उसके लिए कंपनी को पैसा अभी तक मिला नहीं है, लेकिन कंपनी उस इनकम को रिकॉर्ड करेगी जस्ट बिकॉज उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से वो इनकम जो है वो बिलोंग करती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। फाइन। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट्स। सो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का एज सच कोई लेजर अकाउंट नहीं होता है। लेजर अकाउंट्स जो है उनके बैलेंसेस जो है वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किए जाते हैं, बट एज सच कोई क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी क्या नहीं होता है, लेजर अकाउंट नहीं होता है। सो दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक को हम एज अ एडजस्टमेंट ट्रीट करते हैं और इसे कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले होता क्या है? इट इज़ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द कंपनी विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने जितनी सेल की और उसके बाद जो माल जो स्टॉक नहीं बिका, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द कंपनी। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग में कोई स्टॉक बचा होगा, उसके बाद आपने कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज किया एंड परचेज करने के बाद टोटल स्टॉक आपका इतना हो गया। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि इस टोटल में से आपने कितना बेच दिया, राइट? कितनी कॉस्ट का बेच दिया, तो जो बचा है विच इज रिमेनिंग दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है, एडजस्टमेंट में आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस अगर गिवन है, देन हाउ इट विल बी ट्रीटेड, लेट्स सी। अब देखिए एडजस्टमेंट्स के इम्पैक्ट जो होते हैं वो दो जगह पड़ते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है, सो सबसे पहले जर्नल एंट्री सीखते हैं। जर्नल एंट्री विल बी लाइक क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ फर्स्ट इम्पैक्ट विल गो इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, and then second impact will go in the balance sheet. It will be recorded on the asset side under the current assets. So closing stock is a asset, that's why it is debited and to trading account. Okay, so hope it was easy, but एक और सिनेरियो है, ऐसा भी हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक may be given in the trial balance, तब क्या करना है, let's understand. सो देयर माइट बी अ क्वेश्चन जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो सकता है, साथ में आपको नीचे गिवन होंगी परचेजेस विच आर कॉल्ड एडजस्टेड परचेजेस। ओके, अब देखिए कभी भी क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस के साथ गिवन नहीं होगा, ये परचेजेस एडजस्टेड है। एडजस्टेड का एक मतलब होता है, ठीक है ना, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू।
अब देखिए एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेजेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव सेल्स, वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टू कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो एडजस्टेड परचेज है वो क्या है वो समझते हैं, चलिए। जो एडजस्टेड परचेज है हम उसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में से माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समटाइम्स द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल नॉट बी गिवन, तो आपको क्या लेना है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस, या फिर कुछ एडिशनल चीजें और दी हो सकती हैं तो आप उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये जो डेबिट साइड की आइटम्स हैं उसको माइनस करना है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक से, तो यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है। तो अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने ऑलरेडी ये सब एडजस्ट कर दिया, ओपनिंग स्टॉक भी एडजस्ट कर दिया, परचेज भी एडजस्ट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये सब एडजस्ट करने के बाद आपके पास एक जो बैलेंसिंग फिगर बची है विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा का सीधा यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक कुछ भी रहा हो, चलो मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक 100 था, ड्यूरिंग द ईयर आपने 1000 का परचेज किया, ठीक है। 100 के एक्सपेंसेस हो गए, देन माइनस कर दीजिए इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपका 100 का ही बच गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपने कितने कॉस्ट के जो गुड्स हैं वो बेच दिए। तो कितने के हो गए ये, 1200 माइनस 100 विच कम्स एज 1100। तो दिस इज कॉल्ड सीओजीएस। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट भी देखें तो सेम टू सेम ट्रेडिंग अकाउंट भी यही कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यू गेट सीओजीएस विच इज लेसर देन सेल्स। फाइन, क्योंकि सेल्स में आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है और ये सिर्फ आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में से आप अगर कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट योर जीपी विच इज प्रॉफिट। फाइन, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है एडजस्टेड परचेजेस का। तो एडजस्टेड परचेजेस मीन सीओजीएस, राइट। तो सीओजीएस जो है वो कहाँ पे आएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपको ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ना ही आपको परचेज लिखना है, ना ही डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है, ना ही आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, क्योंकि ये तीनों जो है ये एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ चुकी है। अच्छा आप खुद देखिए, अगर मैं ये 4 आइटम्स यहाँ लिख रही हूँ, इनका नेट इफेक्ट तो यही है, तो अगर मैं डायरेक्टली ये अमाउंट यहाँ पे लिख दूँ तो भी सही है, और अगर ऐसे भी लिखूँ तो भी सही है। लेकिन क्वेश्चन को समझते हुए हमको ये समझना है कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एडजस्टेड परचेज अमाउंट जो कि सीओजीएस है आपको सीधा यहाँ पे लिखना है, टू एडजस्टेड परचेजेस, ओके। बस इतना लिखने के बाद आपको इस साइड क्या लिखना है, सेल्स लिखना है, और आपको इन दोनों को माइनस करके जीपी या जी ग्रॉस लॉस निकालना है, ठीक है। तो ये था केस, अगर आपको क्या गिवन होता है, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज एडजस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस। अब देखिए परचेज एडजस्टेड तो एडजस्ट हो गई, लेकिन अब इस क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम सीधा का सीधा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट एसेट्स। फाइन, सो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कहाँ जाएगा आपका, इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड अंडर द करंट एसेट। सो सिंपली अगर मैं फिर से कंक्लूजन दूं आपको, तो आपको परचेज जो एडजस्टेड हैं उनको ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड, और उसके बाद आपको ना तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है, ना ही आपको परचेजेस रिकॉर्ड करनी है, ना ही आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ना ही क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है, बिकॉज ये तीनों ही एडजस्ट हो गए हैं और आपने एक बैलेंसिंग फिगर निकाल के उसको रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ पे, जो कि क्या कहलाता है, एडजस्टेड परचेज। और ये जो एडजस्टेड परचेज है ना बच्चों, ये जो है ना ये कंपनी ने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही निकाल दिया है, दैट्स वाई इट इज अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज़ आ रही है ना तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी पहले से ही रिकॉर्डेड है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट हैपन्स। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है देन यू नो व्हाट टू डू, एंड इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो आपको इस तरह से ट्रीटमेंट करना है, इससे ज़्यादा इसका कोई ट्रीटमेंट आ नहीं सकता है,
होप आपको ये क्लियर था। ठीक है जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स की ओर। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हैं? द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड बाय द कंपनी येट। यानी कि वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं पे करने के लिए लेकिन कंपनी ने पे नहीं किए, सो दीज आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए जो जर्नल एंट्री है वो कैसे आएगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। यानी कि हमारा जो एक्सपेंसेस है उसमें ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये देखो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। whenever expenses are debited they increases, right? So expense account debit टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्यों किया इसका भी मैं रीज़न अभी समझाऊंगी आपको। तो सबसे पहले देखिए ये जो एडजस्टमेंट है इसकी जो इसका जो इम्पैक्ट है ये दो जगह पे जाएगा इन द फाइनल अकाउंट्स। एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट दो जगह पे जाएगा, रिमेंबर। सो एक्सपेंस सबसे पहले हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम हमारा जो सैलरी अकाउंट है, ठीक है, सैलरी एक्सपेंस हम लोगों ने जितना भी किया ड्यूरिंग द ईयर वो सारा का सारा हम डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट? इस तरह से हमें इसे रिकॉर्ड करना है। सो ईदर इट इज आउटस्टैंडिंग रेंट, वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग कमीशन, वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग एनी अदर एक्सपेंस, राइट? उसको इसी तरह से हमें ऐड करना है इन द पर्टिकुलर रेलेवेंट एक्सपेंस में। ठीक है, नाउ सेकेंडली ये कहाँ इम्पेक्ट करेगा? इन द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हमें इसे कहाँ शो करना है? ऑन द लाइबिलिटी साइड। किसको शो करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। मैंने बोला था ना कि टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों किया? क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो इसलिए हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहाँ शो करेंगे? अंडर द लाइबिलिटी, अंडर द करंट लाइबिलिटीज सेक्शन। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो कंपनी को इन फ्यूचर पे तो करने ही पड़ेंगे, इसलिए ये लाइबिलिटी है। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंसेस? दीज आर द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। यानी कि वो एक्सपेंसेस जिनके लिए हमें सर्विसेज या बेनिफिट्स अभी तक अचीव नहीं हुए, अभी तक रिसीव नहीं हुए, उनके लिए अगर हम लोगों ने पहले से ही पे कर दिया है तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। अगर कंपनी कोई भी एक्सपेंस पहले से ही पे कर देती है फॉर द सर्विसेज और द बेनिफिट्स टू बी रिसीव्ड तो वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। फाइन, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द प्रीपेड एक्सपेंसेस नाउ? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब मान लीजिए कंपनी ने इस साल के रेंट के साथ साथ अगले साल का भी रेंट पे कर दिया, तो हमें तो सिर्फ इसी साल का रेंट रिकॉर्ड करना है, अगले साल का हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अगले साल का रेंट जो है इस साल के रेंट में से माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल रेंट में से माइनस कर देंगे। क्योंकि हमने तो ये टोटल रेंट रिकॉर्ड कर दिया होगा लेकिन हमें इतना हिस्सा उसमें से डिडक्ट करना है क्योंकि हमें तो इस साल का ही रेंट रिकॉर्ड करना है। फाइन, तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। ये टू एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए। फाइन, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये दो जगह पे जाएगा। सबसे पहले ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए कंपनी ने रेंट पे किया है, टोटल टू रेंट, देन उसमें से हम माइनस कर देंगे लेस प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट में कौन सा रेंट आएगा? द रेंट विच फॉल्स इन द नेक्स्ट ईयर। फाइन, प्रीपेड रेंट, वो रेंट जो नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इम्पैक्ट जो इसका आएगा वो आएगा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में इसको हम कहाँ शो करेंगे? अंडर द एसेट, अंडर द करंट एसेट्स। यानी कि एसेट्स में अंडर द करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट कैसे हो गए? अब कंपनी देखिए एसेट्स क्या होते हैं? जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देती हैं। ठीक है, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगी। ठीक है, तो अगर आपने पहले से ही रेंट के लिए पैसा दे दिया है, आपने नेक्स्ट ईयर के रेंट के लिए पैसा दे दिया है कंपनी ने,
तो कंपनी को उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दैट इज करंट एसेट। अब ये करंट क्यों है? क्योंकि विद इन द 1 ईयर और 1 ऑपरेटिंग साइकिल वो आप रेंट यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है। दैट्स वाई इट इज अंडर करंट एसेट कैटेगरी। फाइन। अब देखिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग बोथ दीज एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं, तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है? तब आपको इसका जो इम्पैक्ट है, इन दोनों का इम्पैक्ट एक ही जगह पे डालना है, ठीक है। सो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो मान लीजिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं ना, इट इज़ ऑलरेडी डन थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड लेजर, थ्रू रिकॉर्डिंग एंड लेजर, ये हमारा जो ट्रीटमेंट है ये डन है, ठीक है। हमको क्या करना है? डायरेक्टली इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहाँ? लाइबिलिटी साइड पे शो करना है, ठीक है, अंडर द करंट लाइबिलिटी। यानी कि डोंट डू दिस स्टेप if the expense, outstanding expense is given in the trial balance. Suppose salary is given in the trial balance एज आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप उठा के लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज के अंडर डाल दीजिए। फाइन। सिमिलर विद द प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला ट्रीटमेंट इज ऑलरेडी डन। आपको सिर्फ लाइबिलिटीज में इस सॉरी इन द बैलेंस शीट आपको इसे एसेट साइड पे शो करना है अंडर द करंट एसेट्स। फाइन। तो ये नोट हमें यही बोलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ आया ये कॉन्सेप्ट। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।